Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is securitization part 2. लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने इसी सिक्योरिटाइजेशन के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक प्रोसेस के बारे में बात की थी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था और आरबीआई की कुछ मास्टर डायरेक्शंस को हम लोगों ने देखा था रिगार्डिंग द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस. आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एनपीएस के बारे में कि एक्चुअल में ये जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है फॉर द एनपीएस ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है. सो यहाँ पे 3 स्टेजेस के अंदर इस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे. सेल ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट बाय द बैंक, जो बैंक्स हैं उनके द्वारा स्ट्रेस्ड एसेट की सेल कर दी जाएगी. अब ये जो सेल की जाएगी एसेट्स, इन्हीं एसेट्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा जो है वो इनको एक्वायर किया जाएगा, इनकी एक्विजिशन की जाएगी और फिर देयर विल बी इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स. सो अब तीनों स्टेप्स को हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सो बैंक्स के द्वारा अपने जो भी फाइनेंशियल एसेट्स रहते हैं जिसको उन्होंने सेल आउट करना है उनकी एनुअल लिस्टिंग की जाती है और बैंक्स जो हैं वो बिड्स सीक करते हैं. बिड्स का मतलब ऑक्शनिंग चाहते हैं. किससे? एआरसी, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज. अब इसके अलावा आरबीआई जो है वो रेकमेंड करता है कि ई ऑक्शन के थ्रू जो है वो इन एसेट्स की बिडिंग की जानी चाहिए. अब जब भी इन एसेट्स को जो है वो सेल किया जाएगा तो उस टाइम के ऊपर जो सेल कंसिडरेशन रहेगा, मतलब कि जो बैंक को इनकम रिसीव होगी, रिटर्न आएगी इन द फॉर्म ऑफ कैश, बॉन्ड और डिवेंचर्स के फॉर्म में आ सकती है. नेक्स्ट स्टेप इज एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेस्ड फाइनेंशियल एसेट्स बाय द एआरसीज. अब यहाँ पे जो एआरसीज हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स को कंसोलिडेट करेंगी फ्रॉम अ सिंगल डेटर, मतलब एक सिंगल डेटर जिसने जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो डेट्स लिए हुए हैं उनको जो है वो कंसोलिडेट किया जाएगा, चाहे वो फंड बेस्ड डेट्स हैं या फिर नॉन फंड बेस्ड. फंड बेस्ड के अंदर लोन्स वगैरह आ जाएंगे. इसके अलावा नॉन फंड बेस्ड जहाँ पे डायरेक्टली जो है वो पैसे का लेन देन नहीं किया गया है वहाँ पे बैंक जो है एक गारंटी इशू कर रहा है, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट में हम लोग देखते हैं. सो इन फंड और नॉन फंड बेस्ड दोनों ही एसेट्स को जो है वो कंसोलिडेट किया जाएगा. इसके अलावा जो एआरसी है वो कुछ टर्म्स को स्पेसिफाई करता है फॉर एक्वायरिंग इक्विटी इंटरेस्ट इन केस ऑफ नॉन फंड बेस्ड ट्रांजेक्शन्स. तो जो भी नॉन फंड बेस्ड ट्रांजेक्शन्स हैं वहाँ पे इक्विटी इंटरेस्ट को एक्वायर करने के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस को स्पेसिफाई किया जाएगा इन एआरसीज के द्वारा. आफ्टर दैट these assets will be transferred to trust set up by the ARC. अब ये ARCs जो हैं वो ट्रस्ट को सेटअप करती हैं जिनको ये एक्वायर्ड एसेट को बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. अब हम लोग ये देखते हैं कि बैंक्स के ये जो ARCs हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर डायरेक्ट एक्विजिशन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एसेट्स. मतलब ये खुद भी एक्वायर कर सकती हैं, बट जनरली हम लोग ये देखते हैं कि ट्रस्ट को जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है ARCs के द्वारा जहाँ पे इन एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है. अब इसके अलावा अगर हम ये जो एसेट्स एक्वायर किए जाते हैं बाय द ARCs, इनके रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट रहता है उसको रिजॉल्व करने का जो मैक्सिमम टेन्योर है दैट इज़ 5 years, बट ARC के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा इस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है टिल 8 years. इसके बाद जो सिक्योरिटी रिसीट्स हैं दोज कैन ओनली बी इशूड थ्रू अ ट्रस्ट बाय द ARC. वो जो सिक्योरिटी रिसीट्स इशू की जाएंगी, सिक्योरिटाइजेशन के बेसिक प्रोसेस को हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. सो ये जो सिक्योरिटीज़ इशू की जाएंगी ये ट्रस्ट के द्वारा इशू की जाएंगी जो कि ARC के द्वारा सेटअप किया गया होगा और दीज कैन बी इशूड ओनली टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. मतलब जो भी हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स या फिर जो हाई रेवेन्यू वाले कस्टमर्स या फिर हाई जिनके पास नंबर ऑफ एसेट्स रहते हैं उन्हीं को जो है ये सिक्योरिटी रिसीट्स इशू की जा सकती हैं क्योंकि इनमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व रहता है. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट के तौर पे कंटेनिंग ऑल डिटेल्स ऑफ द स्कीम. इस स्कीम की जो भी डिटेल्स हैं उन सभी को मेंशन किया जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर. अब मिनिमम 15% ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स मस्ट बी हेल्ड बाय द ARC. मतलब ARC ने ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सिक्योरिटी रिसीट्स को जो है वो ट्रस्ट को हैंड ओवर कर देना है या फिर इन्वेस्टर्स को बेच देना है. फाइनली मिनिमम 15% सिक्योरिटी रिसीट्स जो है वो ARC को अपने पास रखनी पड़ेंगी और ये जो सिक्योरिटी रिसीट्स रहती हैं इनकी रेटिंग करवानी पड़ेगी फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विद इन द 6 month पीरियड. अब यहीं पे ये जो रेटिंग एजेंसी रहेगी इसके द्वारा एक NAV जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, नेट एसेट वैल्यू को डिक्लेयर किया जाएगा आफ्टर द रिव्यू बाय द रेटिंग एजेंसी इटसेल्फ. अब हम लोग जो हैं वो एक नोटिफिकेशन या फिर गाइडलाइन आप लोग कह सकते हैं देखते हैं कि अप्रैल 1, 2017 के अंदर एक
नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे ये बोला जाता है कि इफ़ अ बैंक इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी रिसीट बैक्ड बाय स्ट्रेस्ड एसेट एक्सीड्स 50% देन प्रोविजनिंग मस्ट बी केप्ट। मतलब अब अगर एक बैंक के द्वारा ऐसी सिक्योरिटी रिसीट्स के अंदर इन्वेस्ट किया गया है जो कि स्ट्रेस्ड एसेट से बैक्ड हैं विच आर मोर देन 50%, तो उस केस में बैंक नीड टू हैव अ प्रोविजनिंग। अब इसी जो ये थ्रेशोल्ड थी इसको कम कर दिया गया है 1 अप्रैल 2018 के अंदर 50% से कम करके इसको कितना कर दिया गया है 10%। मतलब अगर 10% भी इन्वेस्टमेंट की गई है बैंक्स के द्वारा इन सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में जो कि स्ट्रेस्ड एसेट से बैक्ड हैं, तो उस केस में भी बैंक्स को जो है वो प्रोविजनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग बैड बैंक और NARCL के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सो बैड बैंक इज एसेंशियली अ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विच परचेजेज बैड लोन एट अ डिस्काउंट एंड एम्स टू रिकवर फंड्स ओवर द टाइम। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। तो यहाँ पे कुछ गुड एसेट्स हैं, बैड एसेट्स हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। अब ये जो बैड एसेट्स हैं इसकी वजह से बैंक्स को जो है वो प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, जहाँ पे बैंक्स को अपनी कुछ कैपिटल जो है वो सेट असाइड करनी पड़ेगी। तो बैंक्स क्या करते हैं कि अब जैसे मान लो 1 करोड़ का जो है वो लोन है, बैंक ने दिया हुआ किसी एक इन्वेस्टर को, इसी कस्टमर को। अब बैंक को लग रहा है कि उस जो उसने लोन दिया हुआ है उस लोन की रीपेमेंट जो है वो नहीं हो पा रही, तो उस केस में बैंक क्या करते हैं कि बैंक्स जो हैं वो इस 1 करोड़ के लोन को 50 लाख में जो है वो एक बैड बैंक को बेच देंगे और बैड बैंक जो है फिर इस लोन को जो है वो रिकवर करेगा फ्रॉम द डेटर इटसेल्फ। सो अगर इससे हो क्या रहा है, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो ये बैड बैंक है ये एक तो प्रोविजनिंग की जो ज़रूरत है बैंक की उसको कम कर दे रहा है और बैंक के पास एडिशनल कैपिटल बच जा रही है अपने बोरोअर्स को देने के लिए। अब जब ये बैड एसेट्स यहाँ से रिमूव हो गए तो हम लोग ये देखते हैं कि जो न्यू बैलेंस शीट है उसके अंदर हम लोगों को सिर्फ लाइबिलिटीज़ और गुड एसेट्स देखने को मिलते हैं। सो यही बैड बैंक का फंक्शन जो है वो हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अब इकोनॉमिक सर्वे 2017 के अंदर जो है वो पारा को सजेस्ट किया गया, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटाइजेशन एजेंसी को सजेस्ट किया गया फॉर द रिकवरी ऑफ दीज बैड लोन्स। अब पेंडेमिक के दौरान हम लोगों ने देखा कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो धीरे धीरे जो थे वो बढ़ना स्टार्ट होते हैं और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो है उसको रिकंसिडर करती है वो कंसेप्ट ऑफ बैड बैंक्स को। इसीलिए जो 2021-22 का बजट 2021 के अंदर आया था उसके अंदर NARCL को बनाने का जो है वो प्रस्ताव रखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि बैड बैंक्स को बनाने के पीछे रेट्यूनेल क्या रहे, मतलब कारण क्या रहे। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इंश्योरिंग प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, जहाँ पे हाई NPAs मेक द लेंडिंग डिफिकल्ट फॉर द बैंक एंड अ बैड बैंक कैन एब्जॉर्ब देम, रिड्यूसिंग प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट एंड रीस्टोरिंग नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। इसके अलावा रीएश्योरिंग ट्रस्ट। अब सेग्रीगेटिंग अ बैंक्स एसेट अलाउज अ क्लियर असेसमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल हेल्थ, इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस इन डिपॉजिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब 2008 के अंदर जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हम लोगों को US के अंदर देखने को मिला, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब बैंक्स जो थे उनके बैड जो लोन्स थे वो बढ़ने लगे तो धीरे धीरे जो था वो कस्टमर्स जो था उनका कॉन्फिडेंस जो था वो कम होने लगा। बट धीरे धीरे फिर जब इन बैड बैंक्स ने उन लोन्स को रिकवर करना स्टार्ट किया तो एक बार फिर से बैंक्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो डिपॉजिटर्स का बढ़ने लग गया। सो ये हम लोगों ने देखा कि बैड बैंक्स के बनने के पीछे कारण क्या क्या रहे। अब हम लोग NARCL और IDRCL के बारे में बात कर लेते हैं। सो NARCL जो है वो इन बैड लोन्स को परचेज करती है बैंक से और फिर IDRCL के द्वारा जो है इन बैड लोन्स को मैनेज किया जाता है। सो NARCL वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई 2021 विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2750 करोड़। अब RBI ने जो है वो NARCL को ऑथराइज किया हुआ है इन बैड लोन्स को एक्वायर करने के लिए अंडर द सारफेजी एक्ट 2002, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इन NARCL के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग रहती है, दैट इज़ 51% शेयर्स रहते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग आर होल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर्स इटसेल्फ। इंडिया की अगर बात करें तो SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इनके जो है वो 13.27% स्टेक्स हम लोगों को NARCL के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा PNB ने जो है इसके अंदर 2% स्टेक्स जो है वो एक्वायर किए हुए हैं। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो गारंटी भी दी हुई है 30,600 करोड़ की फॉर द सिक्योरिटी रिसीट्स इशूड बाय NARCL, क्योंकि ये काफ़ी
हाई रिस्की जो है वो लोन्स रहते हैं, जिनको जो है वो NARCL जो है वो एक्वायर करती है। सो कहीं ये डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे 30,600 करोड़ रुपए की जो है वो गारंटी दी हुई है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं IDRCL के बारे में। सो इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन September 3, 2021 with the authorized capital of 500 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 20 करोड़। अब ये जो IDRCL है ये जो है प्रोफेशनली मैनेज करती है उन लोन्स को या उन एसेट्स को जो कि NARCL के द्वारा एक्वायर किए गए होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो अगर स्टेक्स की बात करें, सो 49% जो स्टेक्स हैं IDRCL के अंदर वो स्टेट ओन्ड बैंक्स के रहते हैं, वाइल द रिमेनिंग स्टेक्स हेल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर लीडर्स। सो ये हम लोगों ने NARCL और IDRCL के बारे में बात की। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। Provisioning norms will apply if a bank's investment in security receipts backed by stressed asset exceeds dash since 1st April 2018 50%, 20%, 10% या फिर 5%। सो ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एन ऑब्लाइजर transfer the asset to SPV is liable to pay the debt, promotes the SPV, none of the above. So the right answer for this question will be option B itself. So that is all for today's discussion. अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in। जय हिंद।